आइए इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल की गुत्थी सुलझाने वाले हैं कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। और ये सफर ना पुराने मिथकों से लेकर आज की एडवांस साइंस तक जाता है। अब जरा सोचिए, जीवन कैसे आया? बस यही वो एक सिंगल सवाल है जिसने असल में इंसानों को गुफाओं के अंधेरे से निकालकर आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक दौर में खड़ा कर दिया है। अगर हमारे पूर्वजों ने ये नहीं पूछा होता ना, तो हम शायद आज भी जंगलों में कच्चा मांस ही खा रहे होते। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे शुरुआती मान्यताओं से, फिर बात करेंगे लैमार्क के दावों और कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की। उसके बाद हम इंसानी शरीर के अवशेषी अंगों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे साइंस ने पुरानी थ्योरीज को कड़ी टक्कर दी। चलिए सेक्शन 1 पर चलते हैं, द बिग क्वेश्चन एंड अर्ली बिलीव्स। तो होता क्या है ना, जब साइंस नहीं थी तो हर चीज का जवाब हम अलौकिक शक्तियों में ढूंढते थे। इसे विशेष सृजन सिद्धांत या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहा गया। मतलब लोगों का सीधा सा मानना था कि जीवन जैसा आज दिखता है ना, उसे बिल्कुल वैसा ही किसी दैवीय शक्ति ने एक झटके में बना दिया। कोई एवोल्यूशन नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जब हम असलियत में जमीन खोदते हैं और फॉसिल्स को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब राजस्थान के जैसलमेर को ही ले लीजिए। वहां की सूखी रेत में समुद्री जीवों के शंख और फॉसिल्स मिलते हैं। मतलब सोचिए, जहां आज तपता रेगिस्तान है, वहां कभी समंदर हिलोरे मारता था। आकलवुड फॉसिल पार्क के डायनासोर और होमो इरेक्टस के अवशेष चीख चीख कर कहते हैं कि भाई, जीवन हमेशा से एक जैसा नहीं था, इसमें लगातार बदलाव हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लेमार्क्स क्लेम। तो अब सवाल था कि अगर जीव बदले तो कैसे बदले। यहाँ एंट्री होती है लेमार्क की। लेमार्कवाद का सीधा सा फंडा था उपयोग और अनुप्रयोग। उनका कहना था कि कोई जीव अपनी जिंदगी में जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, वो उसकी अगली पीढ़ी में और मजबूत हो जाएगा, और जिसका इस्तेमाल नहीं करेगा वो धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो जाएगा। चलिए सेक्शन 3 देखते हैं, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। लेमार्क ने अपने सपोर्ट में क्या सबूत दिए, आइए वो समझते हैं। डीएनए टेस्ट से ये तो पक्का हो गया है कि आज के ये जो हमारे आसपास क्यूट से कुत्ते हैं ना, ये कभी खूंखार जंगली भेड़िए हुआ करते थे। लमार्क की थ्योरी के हिसाब से जब कुछ भेड़िए इंसानों के साथ रहने लगे तो उन्हें बैठे बिठाए खाना मिलने लगा। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। नतीजतन उनके शिकार करने वाले अंग कमजोर हो गए और वो खूंखार भेड़िए धीरे धीरे आज के पालतू कुत्तों में बदल गए। इतना ही नहीं, अलग अलग नस्लों ने खुद को माहौल के हिसाब से ढाला। लैब्राडोर कुत्तों को ठंडे बर्फीले पानी से जाल निकालकर लाना होता था, तो उनका कोट मोटा हो गया और मुंह चौड़ा। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर भेड़ों की रखवाली करने वाले जर्मन शेफर्ड के दांत और ज्यादा तीखे हो गए और सूंघने की शक्ति गजब की हो गई। लेमार्क ने कुछ और बड़े दिलचस्प तर्क दिए। उन्होंने कहा कि सांपों के पूर्वजों के पैर हुआ करते थे, लेकिन रेत में रेंगने की वजह से उन्होंने पैरों का इस्तेमाल बंद कर दिया और पैर गायब हो गए। और जिराफ का तो आपको पता ही होगा। सवाना के सूखे मौसम में जब नीचे की घास खत्म हो गई तो पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाने के लिए जिराफों ने अपनी गर्दन को इतना स्ट्रेच किया, इतना खींचा कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां उनकी गर्दन लंबी ही होती चली गई। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। लेमार्क का ये अनुप्रयोग यानी इस्तेमाल ना करने वाला सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब वो चीजें जिनकी कभी हमारे पूर्वजों को जरूरत थी, लेकिन अब वो हमारे शरीर में बिल्कुल बेकार पड़े हैं। इसके 2 बड़े मजेदार उदाहरण हैं। पहला, हमारी अपेंडिक्स। जब हम कच्चा मांस और पत्ते खाते थे तो ये सेल्यूलोज पचाने के काम आती थी, लेकिन 10,000 सालों से आग पर खाना पकाने की वजह से अपेंडिक्स अब सिर्फ एक बेकार अंग बनकर रह गई है, जिसमें उल्टा इन्फेक्शन का डर रहता है। दूसरा है हमारा बाहरी कान यानी ईयर पिना। जंगलों में दूर की आहट सुनने के लिए हमारे पूर्वज कान हिलाते थे, पर अब हमें उसकी जरूरत नहीं रही तो उसकी मांसपेशियां भी निष्क्रिय हो गईं। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ख्याल आता है। अगर ईयर पिना का इस्तेमाल ना होने से आने वाले लाखों सालों में ये बाहरी कान पूरी तरह गायब हो गया, तो भविष्य के लोग अपना चश्मा कहाँ टिकाएंगे? खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये हमें एक बहुत सीरियस सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या लेमार्कवाद 100% सच है? तो आइए सेक्शन 5 देखते हैं, द रिगरस रीबटल। साइंस किसी भी थ्योरी को ऐसे ही नहीं मान लेती।
विज़मैन नाम के एक बहुत ही गजब के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्क को टेस्ट करने की ठानी। उन्होंने नर और मादा चूहों की पूंछ काट दी, एक या दो बार नहीं, लगातार 21 पीढ़ियों तक। उनका लॉजिक था कि अगर लेमार्क सही है तो बिना पूंछ वाले चूहों के बच्चों की पूंछ धीरे धीरे गायब होनी चाहिए। लेकिन सरप्राइज, 21वीं पीढ़ी के जो बच्चे पैदा हुए उनकी पूंछ भी एकदम नॉर्मल और पूरी लंबाई की थी। चूहों की पूंछ 1 मिलीमीटर भी छोटी नहीं हुई। और अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो लोहार पीढ़ियों से गर्म लोहा पीट रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे तो एकदम सॉफ्ट हाथों के साथ ही पैदा होते हैं ना। या फिर सदियों से हमारे यहाँ कान छेदने की परंपरा है, पर क्या आज तक कोई बच्चा जन्म से ही कान में छेद लेकर पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। इन बातों ने साबित कर दिया कि जीवन काल में सीखी गई या हासिल की गई चीजें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। लेमार्कवाद का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6 पर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिबंक्ड। पुराने जमाने में यहाँ तक कि अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों का भी एक बड़ा अजीब सा मानना था। इसे स्वतः जनन कहते हैं। वो सोचते थे कि जीवन अचानक से जादू की तरह निर्जीव चीजों से पैदा हो जाता है। उनका मानना था कि बारिश के बाद कीचड़ से मेढक अपने आप बन जाते हैं, या सड़े हुए मांस से अचानक कीड़े पैदा हो जाते हैं। मतलब कुछ भी। इसी अंधविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ा लुई पास्चर ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाने की चीज ली, उसे खूब अच्छे से उबाला ताकि सारे माइक्रोब्स मर जाएं, और फिर उस बर्तन को एकदम टाइट सील कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब तक बाहर से कोई जीव अंदर नहीं जाता, तब तक सील बर्तन में कोई नया जीवन अपने आप पैदा नहीं हो सकता। और पता है, दूध को खराब होने से बचाने की जो पास्चुराइजेशन टेक्निक हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में यहीं से आई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि विज्ञान ना हमेशा मुश्किल सवाल पूछने और पुराने मिथकों को टेस्ट करने का नाम है। अगर हम सवाल नहीं पूछते तो आज भी हम उन्हीं गुफाओं में बैठे होते। तो अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा पुराना विश्वास या धारणा है जिसे आज के समय में साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किया जाना चाहिए? जरा सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।